सभी बच्चे पहले ज्वाइन हो जाइए आप लोग, तो फिर हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग ये आपका बीएससी फर्स्ट सेम के चीजों को हम लोग किस प्रकार से पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सभी लोग पहले इस स्ट्रीम को शेयर कर दीजिए, जितने भी आपके भाई हैं बहन हैं उनके साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़ पाएं और जान पाए कि हम लोग किस प्रकार से इस चैप्टर को आज आपका बीएससी फर्स्ट सेम के किस टॉपिक को कौन सी चीजों को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो सभी लोग पहले स्ट्रीम शेयर कर दीजिए। गुड मॉर्निंग सभी को। सभी आपके डाउट क्लियर किए जाएंगे, एक बार आप लोग पहले जुड़ जाइए। गुड मॉर्निंग सभी को। जय हिंद जय हिंद। चलिए बच्चों, ठीक है, तो आई होप कि मैक्सिमम लोग ज्वाइन हो चुके हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग आज बीएससी फर्स्ट सेम की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बच्चों मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि किस लिए कैसे हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपको मेनी मेनी कांग्रेचुलेशंस, क्योंकि आपके ड्रीम कॉलेज और ड्रीम यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हो गया है और आप लोग अब एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं और आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जिससे कि आपका आगे का जो भविष्य है वो आपका बहुत अच्छा हो सके। ठीक है, तो मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। आयुष, आपका रिप्लाई मिलेगा, जरूर मिलेगा, 1 मिनट आप लोग थोड़ा सा सुन लीजिए पहले। ठीक है, तो बच्चों चलिए इस क्लास के बारे में बात करते हैं। तो बीएससी फर्स्ट सेम की क्लासेस आपके आज से स्टार्ट होने जा रही हैं। तो मैं आपको पहले कांग्रेचुलेशन मैंने बोल चुका है। ठीक है, तो आप लोग अब जिनके कॉलेजेस में क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं या आपके बीएससी की जो क्लासेस होंगी वो स्टार्ट हो गई होंगी या स्टार्ट होने वाली होंगी। ठीक है, तो बीएससी फर्स्ट सेम के अंदर मैं पहले अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। मेरा नाम उमेश विश्वकर्मा है। मैंने बीएससी और एमएससी कंप्लीट कर लिया है और मैं करंटली सीएसआईआर नेट की प्रिपरेशन कर रहा हूं फॉर पीएचडी। ठीक है, तो बच्चों सभी लोग पहले एक बार कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोग कौन कौन से कॉलेज से यहाँ पे आए हैं, जुड़े हुए हैं मेरे साथ। तो एक बार अपने कॉलेज का नाम आप लोग बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज के क्लास में बच्चों मैं आपको फिजिक्स पढ़ाऊंगा। जो भी फिजिक्स आपका 2 पार्ट में डिवाइड है। पार्ट ए को हम लोग क्या कहते हैं, मैथमेटिकल फिजिक्स कहते हैं, और जो पार्ट बी होता है उसको न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहते हैं या न्यूटोनियन मैकेनिक्स एंड वेव मोशन कहते हैं। ठीक है, तो पार्ट ए मैं पढ़ाऊंगा, पार्ट बी जो होगा वो आपके राय सर पढ़ाएंगे। तो पार्ट ए के अंदर आपके वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर कैलकुलस है, वेक्टर के बारे में है, टेंसर के बारे में है। तो ये सभी चीजें हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इन चारों यूनिट को आप मुझसे पढ़ेंगे। ठीक है, और सभी चीजें जो भी चीजें आपको बताई जाएंगी वो आपको दोनों लैंग्वेज में बताई जाएंगी, चाहे वो यूपी बोर्ड के बच्चे आज जुड़े हों या सीबीएसई बोर्ड के बच्चे जुड़े हों। सभी के लिए आपको दोनों लैंग्वेज में जो भी चीजें बताई जाएंगी दोनों बाइलैंग्युअली बताई जाएंगी, जिससे आपको समझ में आए। और दोनों आपके चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के बच्चे हों, उनको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सभी चीजें कृष्णा यूपी कॉलेज। ठीक है, तो आपका बहुत अच्छा, हम लोग भी वाराणसी से ही हैं। सभी क्लासेस की मैं बीएससी फर्स्ट सेम की बात करूं तो सभी क्लासेस के आपको डेमो मिलेंगी और लास्ट में मैं बताऊंगा कि किस प्रकार से आपको बैच में इनरोल होना है, तो वो सभी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो आपके अभिमान सर भी आ गए हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। अब चलिए, आपका जो फिजिक्स के अंदर जो आपका पहले सिलेबस है उसको हम लोग जान लेते हैं और सिलेबस को थोड़ा सा एक ओवरव्यू देने के बाद हम लोग क्लासेस को स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, ठीक है कृष्णा।
अब सभी लोग आप लोग ध्यान से सुनिएगा आपके सिलेबस। तो बच्चों यहाँ पे पार्ट ए की बस केवल मैं बात करूंगा, पार्ट बी आपके राय सर पढ़ाएंगे। तो पार्ट ए के अंदर आपका पहला जो पार्ट है वो आपका क्या है, पहला यूनिट जो है वो आपका क्या है, वेक्टर अलजेब्रा है। कौन सा है, वेक्टर अलजेब्रा है। और वेक्टर अलजेब्रा के अंदर हमको बेसिक चीजें जाननी है कि वेक्टर क्या होता है, स्केलर क्या होता है, और उसके बाद इसको उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे होता है, क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, इन चीजों के बारे में हम लोग को फर्स्ट यूनिट में जानना है। बात करें वेक्टर कैलकुलस की, तो वेक्टर चूंकि आपके सिलेबस का वीडियो आपका डिफरेंट तरीके मतलब अलग वीडियो में आपको सिलेबस आपको बताया जाएगा, तो यहाँ पे मैं एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपके फर्स्ट यूनिट में क्या है, सेकंड यूनिट में क्या है, थर्ड यूनिट में क्या है, फोर्थ यूनिट में क्या है, ठीक है। और सेकेंड यूनिट की बात करें, दूसरा यूनिट जो है वेक्टर कैलकुलस। तो वेक्टर कैलकुलस आपके, अब वेक्टर कैलकुलस के अंदर आपको ज्योमेट्रिकल एंड फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेक्टर डिफरेंशिएशन, आपका बेसिकली हम लोग को इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ना है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कैलकुलस के अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग को जानना है। और यहाँ पे वेक्टर डिफरेंशिएशन और वेक्टर इंटीग्रेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो आपका लाइन इंटीग्रल, आपका सरफेस इंटीग्रल क्या होता है, वॉल्यूम इंटीग्रल क्या होता है, और डिफरेंशिएशन के अंदर ग्रेडियंट क्या होता है, डाइवर्जेंस क्या होता है, कर्ल क्या होता है, और साथ ही साथ आपके हेल्महोल्ट्ज थ्योरम क्या होते हैं, और डिराक डेल्टा फंक्शन का केवल इंट्रोडक्शन पढ़ना है। तो ये आपका सेकेंड यूनिट है, ठीक है। और थर्ड यूनिट की बात करते हैं, तो थर्ड यूनिट आपका है कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम को देखेंगे। जो आपका पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और आपका पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो इन तीनों कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में इस वाले चैप्टर में आपको बताया जाएगा। तो आर्क लेंथ, एरिया एलिमेंट, वॉल्यूम एलिमेंट, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्व, मतलब एक एक यूनिट आपका क्या है, एक चीज से रिलेटेड। अगर आपको पिछला यूनिट आपको पता रहेगा तभी आप इस यूनिट को पढ़ पाएंगे, ठीक है। अब बात करते हैं फोर्थ चैप्टर की। तो ये है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ टेंसर। टेंसर आपका क्या होता है, टेंसर के बारे में बेसिक चीजें क्या होती हैं, उसके साथ साथ आपका क्या होता है, कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, कॉन्ट्रावेरिएंट क्या होता है, कोवेरिएंट क्या होता है, मिक्स्ड टेंसर किसे कहते हैं, फोर वेक्टर किसे कहते हैं, और ये सारी चीजें आपकी क्रोनिकल डेल्टा क्या होता है, इप्सिलॉन, लेवी शिफ्टार्ट सिंबल क्या होता है, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग यूनिट फोर्थ में देखेंगे, ठीक है। आप हाँ, एक बच्चा पूछ रहा था बार बार कि बुक कौन सी लेनी है, ठीक है। तो बुक के लिए आप लोग को, बुक के लिए आपको कोई भी बुक ले सकते हैं जो कि एनईपी से रिलेटेड हो, ठीक है। कोई भी बुक ले सकते हैं जिसपे एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा आपको दिया गया हो, या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो होती है उसके हिसाब से वो बुक क्या हो उसका सिलेबस दिया गया हो, ठीक है। तो कोई सा भी बुक ले सकते हैं आप लोग, एस चांद की आती है, कृष्णा पब्लिकेशन की आती है, तो कोई सी भी बुक आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका थोड़ा सा सिलेबस के बारे में। तो बच्चों यही था आपका सिलेबस पार्ट ए का, बस केवल इतने हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। और हाँ, जितने भी, जब भी मैं आपको यहाँ पे कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग को ध्यान से सुनना है, और उसके बीच में आपको कोई भी कमेंट नहीं करना है, आपको ध्यान से चीजें समझनी है। जब एक टॉपिक आपका खत्म होगा तो मैं आपको जरूर टाइम दूंगा कि आप लोग उस टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन यहाँ पे पूछ पाए, ठीक है। तो यही रहेगा आज का पढ़ाने का तरीका, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका वाई वी नीड वेक्टर, हमें सदिश की आवश्यकता क्यों पड़ी, पहले इन चीज को हम लोग समझते हैं। हमें, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं हिंदी में, हमें सदिश की आवश्यकता क्यों पड़ी, सदिश की आवश्यकता क्यों है, आवश्यकता क्यों है, हमको सदिश की आवश्यकता क्यों हो, पहले इस चीज को हम लोग समझते हैं। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा। अगर
मैं आपसे 2-3 क्वेश्चन करता हूं। अगर मैं कहूं कि आपको किसी, जैसे आपका कहीं नए कॉलेज में एडमिशन हुआ है और मैं आपसे कह दूं कि आपका जो कॉलेज है वो आपके घर से केवल 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या आप उस कॉलेज पे पहुंच जाएंगे? ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, अगर मैं कह दूं कि किसी पेड़ के नीचे आपका कहीं पे खजाना रखा हुआ है, ठीक है, मतलब घर के पास कोई नीम का पेड़ है, उसके पास आपका खजाना रखा हुआ है, तो क्या आप उस खजाने को खोज पाएंगे? ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हो गया। या मैं कहूं कि वाराणसी की बात करूं तो वाराणसी में अगर कोई नया आया है और उससे मैं कहूं कि काशी विश्वनाथ मंदिर वो चला जाए अकेले और यहाँ से जो कि 5 किलोमीटर दूर है, तो क्या वो उस विश्वनाथ मंदिर पे पहुंच सकता है? जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा कि वो बिल्कुल भी नहीं, इस इंफॉर्मेशन से वो इन तीनों में कहीं पे भी नहीं पहुंच पाएगा। क्यों नहीं पहुंच पाएगा? क्योंकि मैंने उसको हाफ इंफॉर्मेशन दी है। हमने उसको क्या बताया है कि केवल स्कूल से, आपका कॉलेज से, कॉलेज का जो डिस्टेंस था हमने क्या बताया था, 10 किलोमीटर। ये आपका क्या है, केवल हाफ इंफॉर्मेशन है। जब तक हम उस आदमी को या उस बच्चे को हम लोग जब तक की डायरेक्शन नहीं बताएंगे, जब तक हम उसको दिशा नहीं बताएंगे कि हाँ भाई तुम्हारा कॉलेज जो है यहाँ से लेफ्ट जाने पर फिर उसके बाद राइट जाना है और उसके बाद सीधे जाना है, तो आपका कॉलेज पड़ेगा मतलब 10 किलोमीटर जो कि दूरी है, तो वो आराम से अपने कॉलेज को पहुंच सकता है। मतलब यहाँ पे बार बार क्या चीजें आ रही हैं, डायरेक्शन आ रहा है। सेकंड पॉइंट जो मैंने खजाने की बात की थी, अगर मैं उसकी बात करता हूं तो जो नीम का पेड़ है, अगर मैं उसको बता दूं कि उसके ठीक राइट साइड पे आपके राइट साइड पे आपका जो खजाना है वो प्रेजेंट है, तो आप लोग जरूर वहां पे पहुंच सकते हैं और उस खजाने को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा का आंसर ये हो गया, मतलब उसको डायरेक्शन की जरूरत पड़ी। तीसरा एग्जांपल, पहला हो गया, दूसरा मैंने खजाना वाला बताया और तीसरा आपका मंदिर वाला बताया। ठीक है, तीसरा जो है मंदिर वाला, तो मंदिर में भी आपको क्या क्या जरूरत पड़ेगी? अगर कोई नया आदमी है तो उसको, उसके लिए क्या जरूरत पड़ेगी? डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब उसको दिशा बताना पड़ेगा। हर तीनों क्वेश्चन में एक चीज कॉमन आ रही है, क्या आ रही है? दिशा। मतलब अगर हमको किसी किसी जगह पहुंचना है, या मतलब फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, जिनका एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकालने के लिए हम लोग को किसकी आवश्यकता पड़ती है? डायरेक्शन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, हमको मैग्नीट्यूड तो पता था, मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है, हिंदी में इसको परिमाण कहते हैं। परिमाण जो नंबर होता है, कोई संख्या होता है, उसी को हम लोग परिमाण कहते हैं और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? मैग्नीट्यूड कहते हैं। तो फिजिक्स में कुछ ऐसी क्वांटिटीज होती हैं जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हमको वेक्टर की आवश्यकता पड़ी, मतलब किसी भी इंफॉर्मेशन को कंप्लीट इंफॉर्मेशन बनाने के लिए हम लोग को किसकी आवश्यकता पड़ी? इस सदिश की आवश्यकता पड़ी। वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। ठीक है, वेक्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? सदिश कहते हैं। तो यही था आपका आज की चीजें, जो कि मतलब यहाँ पे व्हाई वी नीड वेक्टर को यहाँ पे हम लोग आराम से समझ पा रहे हैं। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो ये हो गया आपको, आई होप कि समझ में आ गया होगा कि हम लोग को वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। ठीक है, तो सभी लोग ये चीज बताइए, जितने भी लोग जुड़े हैं ये बताइए कि आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं, कि हमको सदिश की आवश्यकता क्यों पड़ी। आई होप कि ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो सभी लोग बताइए कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी, ये चीज आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं, तब तक आप लोग रिप्लाई कीजिएगा। तो सेकेंड टॉपिक पे अब चलते हैं। सेकेंड टॉपिक है आपका, तो हमने यहाँ पे वेक्टर के बारे में, हमको वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी ये चीज हम लोग जान गए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे एकदम बेसिक से, जो आपने क्लास 11th में पढ़ के आया है वेक्टर के बारे में, वहां से बिल्कुल स्टार्ट करेंगे और इसको हम लोग धीरे धीरे अपने जो बीएससी लेवल का है उसको, उस पे हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो पहले बेसिक हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वांटिटी से। तो क्वांटिटी क्या होती है? क्वांटिटी को हिंदी में पहले क्या कहते हैं, इसको हम लोग देख लेते हैं। क्वांटिटी को हिंदी में हम लोग राशि कहते हैं।
क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। तो आपका राशि होता क्या है, इसको हम लोग अगर डिफाइन करना चाहे तो क्या कह सकते हैं कि द क्वांटिटी इज, क्वांटिटी आपका कोई समथिंग, या क्या लिखा गया, द अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज की क्वांटिटी क्या होती है? द अमाउंट ऑफ समथिंग विच इज मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। मतलब ऐसी कोई चीज जिसको, या कोई ऐसी संख्या जिसको हम लोग डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बता सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्वांटिटी कहते हैं या राशि कहते हैं। अब यहाँ पे दो वर्ड आया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से, और इनडायरेक्टली का मतलब अप्रत्यक्ष। ठीक है, डायरेक्टली का मतलब क्या होता है? प्रत्यक्ष, और इनडायरेक्टली का मतलब क्या होता है? अप्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष रूप से मैं इसका अगर एक एग्जांपल दूं, तो अगर मैं कहूं कि आपको, आप जिस रूम में बैठे हुए हैं उसमें कितनी लाइटें लगी हैं, तो आप लोग डायरेक्टली गिन पाएंगे, प्रत्यक्ष रूप से अभी तुरंत आप गिन के बता देंगे कि हाँ हमारे कमरे में 2 लाइटें लगी हुई हैं या 3 लाइटें लगी हुई हैं। ठीक है, और वहीं पे बात करते हैं इनडायरेक्ट मेथड की, तो यहाँ पे या प्रत्यक्ष का एक और एग्जांपल दूं, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं कहूं कि आपके पास कितनी बाइक्स हैं, तो आप लोग आराम से बता सकते हैं कि हाँ हमारे पास 2 बाइक है, 3 बाइक है, ये आप आराम से बता सकते हैं। अब बात करते हैं इनडायरेक्टली का मतलब क्या है। यहाँ पे इनडायरेक्टली का मतलब ये है कि अगर मैं कहूं कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी अगर आप बताइए, तो आप लोग तुरंत डायरेक्ट मेथड से आप लोग उसकी दूरी नहीं बता सकते हैं, क्योंकि दूरी आपकी मेजर्ड की गई है, वही आप बता सकते हैं केवल, और तुरंत यहां से आप लोग स्केल से मेजर नहीं करके बता सकते हैं उसकी दूरी कितनी है। तो ठीक है, तो यही आपका क्या हो गया? इनडायरेक्ट मेथड हो गया। ठीक है, तो डायरेक्ट में आपका जो आप डायरेक्टली आप लोग गिन पाए, अपने हाथों से गिन पाए, उसको हम लोग कहेंगे डायरेक्ट मेथड है। और जो अप्रत्यक्ष है मतलब इनडायरेक्ट मेथड है, मतलब सूर्य से पृथ्वी की दूरी, या आपका सूर्य से चंद्रमा, पृथ्वी से चंद्रमा के बीच की दूरी, ये सारी चीजें क्या है? इनडायरेक्ट मेथड है। ठीक है, तो यही होता है आपका क्वांटिटी। तो आई होप कि आपको क्वांटिटी समझ में आ गया होगा, राशि समझ में आ गया होगा। ठीक है बच्चों, आप लोग बताइए आपको ये टॉपिक समझ में आया कि नहीं क्वांटिटी के बारे में? चलिए, आई होप कि आपको क्वांटिटी समझ में आ गई होंगी, क्योंकि बेसिक सी चीजें हैं, तो यहाँ पे आपको आई होप कि समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है कि फिजिक्स में जो आपकी क्वांटिटी, जो भी क्वांटिटी आपकी फिजिक्स में यूज होती है या फिजिक्स के लॉ को फॉलो करती है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? भौतिक राशियां। क्या कहते हैं? भौतिक राशियां कहते हैं। ठीक है, भौतिक राशियां। अब भौतिक राशियां, इसका यहाँ पे डेफिनेशन मैंने लिखा हुआ है, दोज क्वांटिटी विच कैन मेजर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एंड इन टर्म्स ऑफ विच द लॉ ऑफ फिजिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड, जिसमें कि फिजिक्स के लॉ को एक्सप्रेस्ड किया जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपने 11th में पढ़ी होंगी, और आई होप कि ये सभी चीजें आपको याद भी होंगे। ठीक है, याद है तो और भी अच्छा है, अगर नहीं भी याद है तो हम यहाँ पे इतने बेसिक से बता रहे हैं कि आपको जरूर आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी का। हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर मैं पी क्यू से फिजिकल क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करूं? पी और क्यू से रिप्रेजेंट करूं, तो इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था एन यू के बराबर। और एन यहाँ पे क्या है? एन यहाँ पे क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, और जो आपका U है वो आपको यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। और न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब कोई परिमाण, मैग्नीट्यूड, परिमाण कह सकते हैं या संख्या कह सकते हैं, इस प्रकार से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। और यूनिट का मतलब क्या होता है? मात्रक होता है, मात्रक। तो ये हो गया आपका मात्रक।
ठीक है। तो हमको किसी भी फिजिक्स में कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसको दिखाने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक आपका उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका परिमाण कितना है, उसकी संख्या कितनी है, साथ ही साथ उसमें यूनिट कौन सा है, मतलब मात्रक क्या है, उस चीज की आवश्यकता पड़ती है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे अगर मैं इसका एग्जांपल आपको दूं तो जैसे मान लीजिए कि इस रूम का टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये जो टेम्परेचर है, ये जो टेम्परेचर है इसको किन किन चीजों से हमने रिप्रेजेंट किया, ये फिजिकल क्वांटिटी किस चीज से रिप्रेजेंट की गई, किससे, आपकी एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू दी गई है और साथ में इसकी यूनिट जो है या मात्रक जो है उससे रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये होता है आपके फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल आप जैसे मान सकते हैं कि मास हो गया, लेंथ हो गया, डिस्टेंस लेंथ हो गया और साथ में साथ टेम्परेचर हो गया और आपकी एनर्जी हो गई और आपका मोमेंटम हो गया। ये सारी चीजें क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप का होता है, एक डेराइव्ड क्वांटिटी होती है और एक फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस केवल हमको फिजिकल क्वांटिटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए। ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पे एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं। तो आपका मास हो गया, लेंथ हो गया, जो बेसिक आपकी यूनिट्स आपका क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ, टेम्परेचर, ये सारी चीजें क्या हैं, ये सारी चीजें आपकी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर आती हैं। ठीक है। तो सभी को यहां तक की चीजें समझ में आ रही होंगी। सभी लोग, इतने लोग जुड़े हैं और कोई भी कमेंट नहीं कर रहा है, तो आप लोग जरूर बताइए कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। अभी तक जितना मैंने बताया वो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है। सभी लोग यहाँ पे बताइएगा। तो ये हो गया फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिजिकल क्वांटिटी यहाँ पे आई होप कि क्लियर हो गया होगा। ये इसका एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे आपको बता दिया, ये आपको यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल आपको बता दिया। अब यहां से आपका स्टार्ट होता है स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। स्केलर पहले बात करेंगे स्केलर क्वांटिटी के बारे में। स्केलर क्वांटिटी आपका क्या होता है, इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, अदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, अदिश राशि, अदिश राशि। और जो वेक्टर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि, सदिश राशि। तो जैसा इनके नाम से ही आपको पता चल रहा हो, अदिश राशि, अदिश राशि मतलब जिसमें दिशा ना हो। मतलब स्केलर का डेफिनेशन हम लोग कैसे कह सकते हैं कि दोज फिजिकल क्वांटिटी which have only magnitude, या जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए ओनली मैग्नीट्यूड की आवश्यकता पड़ती है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी समझ में आ गया बच्चों। इसका मैं अगर एग्जांपल आपको दूं तो या क्या कह सकते हैं, मास हो गया, मास हो गया और आपका टेम्परेचर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये मास, टेम्परेचर, वॉल्यूम, वॉल्यूम हो गया। ये सारी चीजें आपकी ETC, ये सारी चीजें क्या है, ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है। मतलब मास की बात करूं तो आपका अगर मान लेते हैं यहाँ पे 100 केजी, 100 केजी अगर कोई चीज है तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें तो डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है हम लोग को। अगर हमको मास किसी का बताना है, मान लीजिए कि कोई आपका समथिंग कोई चीज है या आलू की बोरी है, वो मान लीजिए 100 केजी के है, तो बस केवल मैंने 100 केजी बता दिया, उसकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकल के आ गई। मतलब फिजिक्स में ऐसे क्वांटिटीज जिनको केवल आपको मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट किया जा सके, उसी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो ये आपका 100 आपका मैग्नीट्यूड हो गया। और हम लोग किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग यूनिट यूज करते ही हैं, तो वो वहां से आपका उस फॉर्मूले से यहाँ पे निकल के आ गया। ठीक है। तो 100 केजी हो गया। टेम्परेचर की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 10 आपका क्या है, मैग्नीट्यूड है, परिमाण है, मैग्नीट्यूड है, और जो डिग्री सेल्सियस है ये आपका यूनिट है। तो मतलब केवल इसको टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करने के लिए बस केवल हमने क्या कह दिया, हमने क्या कर दिया, मैग्नीट्यूड को इसके बता दिया और उसमें यूनिट लगा दिया, तो वो एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन निकल के आ गया। ठीक है। तो
ये हो गया आपका किसके बारे में, स्केलर क्वांटिटी के बारे में। और जैसा कि इसके नाम, आप अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, अब यहां से चूंकि ये आपका क्लास बिल्कुल ही बेसिक है, और यहां से आपको अगर ये बेस आप पहला क्लास देख लेते हैं तो आई होप कि इस पूरे चैप्टर में क्या, इस पूरे पार्ट में आपको वेक्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत ही बेसिक चीज मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जिससे आपका क्या होगा, 11th के जो पार्ट्स, जो कुछ पार्ट रहेंगे जो आपके यहाँ पे पढ़ना इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे समझना इंपॉर्टेंट है, वो आपको रिमाइंड भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका वेक्टर क्वांटिटी। अब यहाँ पे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी के बारे में जानते हैं, तो इसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। क्या कहते हैं, सदिश राशि। तो सदिश, जो सदिश मतलब दिशा के साथ होने वाली चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। जैसा कि हिंदी मतलब इसका क्या है, सदिश मतलब दिशा के साथ। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ, दिस इज कॉल्ड द वेक्टर। दिस क्वांटिटी, दिस फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द आपका वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को समझ सकते हैं। अब हमको सर एग्जांपल दीजिए कि कौन कौन से ऐसे यूनिट्स है या फिजिकल क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे आपको पहला एग्जांपल बताता हूँ फोर्स का। एग्जाम्पल पहला है फोर्स का, ठीक है। अब यहाँ पे फोर्स, जब किसी भी क्वेश्चन में आप लोग फोर्स को देखेंगे तो वहां पे अगर मान लेते हैं कि ये कोई बॉक्स है, ये रिजिड बॉक्स है, ये कोई रिजिड बॉक्स है, इस सरफेस पे रखा गया है। अगर मैंने इस पे मान लीजिए 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। कितना न्यूटन का, 10 न्यूटन का। तो ये क्या, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा कि ये हमने कोई बॉक्स था, अगर किसी को बताना हो कि इस बॉक्स में हमने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो क्या ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगा, बिल्कुल नहीं। हमको वहां पे साथ साथ ये भी बताना पड़ेगा कि हमने किस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का फोर्स लगाया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो फोर्स हो गया, हमने मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाया, तो मतलब यहाँ पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ, ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम लोग को यहाँ पे डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ रही है, इस इंफॉर्मेशन मतलब इस फिजिकल क्वांटिटी के कंप्लीट इंफॉर्मेशन के लिए, ठीक है। ठीक है, तो बच्चों आई होप कि अब ये आपको इस वेक्टर क्वांटिटी होगा, जो आपको वेक्टर क्वांटिटी है वो और ज्यादा क्लियर हो गया होगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, प्रेशर का एग्जांपल ले सकते हैं। प्रेशर भी आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो हमने क्या किया, 10 पास्कल का हमने क्या किया, यहाँ पे 10 पास्कल का प्रेशर लगाया। किस पे, कोई यहाँ पे बॉक्स है जिसपे हमने 10 पास्कल का क्या लगाया, प्रेशर लगाया, ठीक है। या कोई बॉल है उस पे हमने 10 पास्कल का प्रेशर लगाया। तो वहां पे हमको साथ साथ इस इंफॉर्मेशन से हमको पता नहीं चलेगा कि हमने जो आपका प्रेशर लगाया है वो किस तरीके से लगाया, किस तरीके से अप्लाई किया है। तो हमको यहाँ पे बताना पड़ेगा। हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रेशर को किस प्रकार से, या तो बाहर की तरफ भी लगा सकते हैं या तो अंदर की तरफ भी लगा सकते हैं। तो हमको वहां पे स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि हमने किस डायरेक्शन में वहां पे जो आपका प्रेशर है वो अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये हमने प्रेशर क्या किया है, अंदर की तरफ हमने अप्लाई किया है। तो ये हो गया आपका प्रेशर का एग्जांपल, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं, इसी प्रकार से और भी एग्जांपल हैं। डिस्प्लेसमेंट हो गया आपका, एक्सेलरेशन हो गया, ये सारी चीजें, ग्रेविटी हो गई, यहाँ पे ग्रेविटी भी लिख लीजिएगा, ग्रेविटी हो गई। ये सारी चीजें क्या हैं, ये आपका क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड अप्लाई होती है, तो ग्रेविटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी को दिखाने के लिए हम लोग वहां पे किसी भी क्वेश्चन में या कोई हम लोग थ्योरम कर रहे हैं, तो वहां पे ग्रेविटी अगर आती है तो उसके डायरेक्शन को भी ध्यान दिया जाता है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, एक वेक्टर के एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। तो आई होप कि आपको वेक्टर समझ में आ गया होगा, वेक्टर स्केलर समझ में आ गया होगा, और जो मैंने बताया कि आपको वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी और स्केलर क्या होता है
और साथ साथ मैंने आपको बताया था कि क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगे। ठीक है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इससे आगे बढ़ते हैं। आई होप कि आपको यहाँ तक की चीजें आपको सभी को क्लियर हो गई होंगी। बहुत अच्छे से मैंने आपको हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल में आपको सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको बताई है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक ये है आपका एक बॉक्स मैंने बना दिया है, जिससे आपको स्केलर और वेक्टर में थोड़ा सा और ज्यादा पता चल जाए। तो इसमें मैग्नीट्यूड और इसमें कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती स्केलर में। और एडिशन ऑफ स्केलर कैसे करते हैं, अलजेब्रिक सम मेथड से करते हैं। तो जब हम लोग वेक्टर एडिशन को पढ़ेंगे, वेक्टर सब्सट्रैक्शन को पढ़ेंगे, वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन को पढ़ेंगे, तो वहां पे ये सारी चीजें डिस्कस होंगी कि एडिशन किस प्रकार से किया जाता है, सब्सट्रैक्शन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो वो सब चीजें आपकी वहां पे बात करेंगे। ठीक है, तो पहले मैंने स्केलर आपको जिसमें मैग्नीट्यूड की आवश्यकता है, डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है, और इसको जोड़ने के लिए जो नॉर्मल हम लोग 2 + 2 = 4 हम लोग करते हैं, बस केवल उसकी ही आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो जैसे 2 + 2 आपका 4 होता है, जो नॉर्मल अलजेब्रिक सम हम लोग करते हैं उसी की आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। अब बात करते हैं वेक्टर की। तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड की भी आवश्यकता पड़ेगी, डायरेक्शन की भी आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ पे जो वेक्टर का एडिशन है, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से करेंगे, लॉ ऑफ एडिशन से करेंगे, जो कि दो लॉ इसमें पढ़ते हैं हम लोग, ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ट्रायंगुलर लॉ और पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, इस दो मेथड से हम लोग वेक्टर का एडिशन करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको थोड़ा और ज्यादा डिफरेंस भी आपको यहाँ पे मैंने बता दिया। अब बात करते हैं नेक्स्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो वेक्टर होता है, यहाँ पे जो वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, किसी सदिश को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, उस चीज के बारे में हम लोग समझते हैं। तो आपने देखा होगा कि वेक्टर को दिखाने के लिए किसी कोई वर्ड है, ए है, आपका बी है, इसके ऊपर इस तरीके से मार्क हम लोग लगाते हैं, जो कि क्या बताता है कि ये सारे क्या हैं, एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जैसे फोर्स हो गया, अगर फिजिक्स की बात करें तो जैसे फोर्स हो गया, इसके ऊपर इस प्रकार से एक मार्क दिखाई देगा। तो ये मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये जो क्वांटिटी है, ये जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस मार्क को अब हम लोग जूम आउट करते हैं, अब जूम इन करते हैं। देखिए ये मार्क था, इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया गया था। ठीक है, अब इस मार्क को डिटेल में देखते हैं। पहले ये जो मार्क का जो आपका हेड पोजीशन है, ये क्या है, हेड पोजीशन है, और ये जो है इसका टेल पोजीशन है। ये क्या है, ये इसका टेल पोजीशन है। इसको हेड को आपको सिर कह सकते हैं, और यहाँ पे इसका टेल मतलब पूंछ है। ठीक है, अब जो हेड वाला पोजीशन है वो किस चीज को बताता है, ये आपके डायरेक्शन को बताता है। किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है, मतलब दिशा को बताता है। जो इसका हेड वाला डायरेक्शन जिस बगल रहेगा, उसी बगल उसका मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन रिप्रेजेंट होगी। ठीक है, तो जब जिस बगल आपका जिस बगल हेड रहेगा, जिस साइड हेड रहेगा, उधर ही आपका उसका डायरेक्शन होगा। और साथ में जो ये वाली लाइन आपको दिख रही है, जो पूरी ये वाली लाइन दिख रही है, ये किस चीज को दिखाती है, ये आपको परिमाण को दिखाती है, मैग्नीट्यूड को दिखाती है। किसको दिखाती है, मैग्नीट्यूड को दिखाती है, परिमाण को दिखाती है, कि यहाँ पे ये आपका इसकी वैल्यू कितनी है, इसको हम लोग वैल्यूज में कितना दिखा पाते हैं। तो ये चीज आपको किसको बताती है कि इसका वैल्यू कितना है, इसकी संख्या कितनी है, इसकी परिमाण कितनी है, उस चीज को बताता है। और साथ ही साथ इसका हेड पोजीशन किसको बताता है, डायरेक्शन को बताता है। चूंकि हम लोग को वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए दोनों की आवश्यकता पड़ती है, इसलिए ये वाला सिंबल हम लोग किसी फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर हम लोग इस प्रकार से यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आपका एक्सेलरेशन हो गया ए, ठीक है, इस प्रकार से हम लोग इसको दिखाते हैं। ठीक है, आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा
कि वेक्टर की जो बेसिक चीजें थी वो मैंने आपको बता दी कि वेक्टर होता क्या है, स्केलर क्या होता है, वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं और वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। तो ये सारी चीजें मैंने आपको अच्छे से यहाँ पे समझा दी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और वेक्टर के टाइप्स के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग जरूर पूछिएगा। अगर जितने भी टॉपिक हाँ ओके हाँ, तो बच्चों अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, जितने भी टॉपिक आपको बताए गए हैं तो आप लोग जरूर पूछिएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं अब हम लोग वेक्टर के टाइप्स के बारे में देखेंगे, सदिशों के प्रकार के बारे में। किसके बारे में? सदिशों के प्रकार। कौन कौन से प्रकार होते हैं सदिश के, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बेसिक से जितने भी टाइप्स हैं उनको आज हम लोग लाइन बाय लाइन कंप्लीट करेंगे और उसको समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये अपने डेफिनेशंस में, ठीक है। तो पहला इसका टाइप्स हमने लिखा हुआ है यहाँ पे इक्वल वेक्टर, मतलब समान सदिश। समान सदिश क्या होता है और इसको डिफाइन करना है हम लोग को, और इसको समझना है कि क्या होता है, इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो दो वेक्टर, when two vector have equal magnitude, equal direction and equal units, then it is called the equal vector, या इसको हम लोग कहेंगे समान सदिश कहेंगे। कैसे? कोई दो सदिश जिनका क्या हो, मैग्नीट्यूड मतलब संख्या परिमाण समान हो, उसकी दिशा समान हो और उसके जो मात्रक है वो भी समान हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा? एक इक्वल या एक समान सदिश कहलाएगा, ठीक है। तो समान सदिश आई होप कि समझ में आ गया। अब दो वेक्टर लेते हैं, मान लेते हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर हम लोग ले लेते हैं। ए वेक्टर को इस प्रकार से दिखाया गया है और बी वेक्टर को इस प्रकार से, ठीक है। तो ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार से दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि जो यहाँ पे इनका मैग्नीट्यूड है, मैंने बताया कि ये जो पूरी लाइन है, ये जो पूरी लाइन है आपको किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। ये पूरी लाइन मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये जितनी बड़ी ये वाली लाइन है उतनी ही बड़ी ये आपकी बी वेक्टर वाली लाइन है, मतलब इनका परिमाण क्या है? बराबर है। इसकी भी जो परिमाण है, ये जो परिमाण है ये आपके क्या है? सेम है, परिमाण बराबर है। और साथ ही साथ इनका जो हेड पोजीशन है वो सेम डायरेक्शन में है। हेड पोजीशन जो है एक ही दिशा में है, तो मतलब यहाँ पे इनकी दिशा भी बराबर है, दिशा भी क्या है? बराबर है, ठीक है। तो ये हो गया, इनको हम लोग क्या कहेंगे कि ए और बी वेक्टर आपस में क्या है? एक समान सदिश है। तो इस प्रकार से आप लोग समझ सकते हैं कि इक्वल वेक्टर आपका क्या होता है। अगर मैं फिजिकल क्वांटिटी के रूप में आपको एग्जांपल दूं, तो अगर मान लेते हैं कोई फोर्स जो लगा है वो 10 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में लगा है, 10 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में लगा है, और जो F1 फोर्स है, ये चूंकि हम लोग जानते हैं कि फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, तो हम लोग फोर्स F1 जो ले रहे हैं उसमें मान लेते हैं कि ये जो फोर्स है वो 10 न्यूटन ईस्ट डायरेक्शन में है, और जो F2 फोर्स है वो आपका 10 न्यूटन वेस्ट डायरेक्शन में है। तो ये दोनों क्या आपके ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे कि नहीं कहलाएंगे? तो आपका आंसर होगा कि सर ये दोनों सेम वेक्टर नहीं होंगे, इक्वल वेक्टर नहीं होंगे, क्योंकि आपका मैग्नीट्यूड तो दोनों के बराबर है, यूनिट तो दोनों के बराबर है, लेकिन जो इनका डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। तो यहाँ पे या अपोजिट डायरेक्शन है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएंगे? ये सेम वेक्टर नहीं कहलाएंगे, मतलब यहाँ पे अलग हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ पे 10 न्यूटन ईस्ट कर दूं तो ये दोनों वेक्टर, दो फोर्सेस जो रहेंगी ये आपस में क्या कहलाएंगी? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। तो F1 इक्वल टू F2 वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। तो आई होप कि इक्वल वेक्टर क्या होता है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये हो गया इक्वल वेक्टर के बारे में। आगे बढ़ते हैं, एक मिनट।
मिनट। हाँ, कृष्णा कृष्णा का क्वेश्चन है कि सर पार्ट ए एंड बी फर्स्ट सेमेस्टर का ही सिलेबस है। हाँ, फर्स्ट सेमेस्टर में दो पार्ट हैं आपके। पार्ट ए में आपका मैथमेटिकल फिजिक्स है और जो पार्ट बी है उसके अंदर आपको आपका जो पार्ट बी है वो आपका न्यूटोनियन मैकेनिक्स है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और भी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेक्टर, यहाँ पे पहला वेक्टर हमने टाइप्स के समझ लिया, इक्वल वेक्टर क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है अपोजिट वेक्टर या असमान सदिश। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? असमान सदिश। असमान असमान सदिश। ठीक है, असमान सदिश क्या होता है आपका कि when two vector have the same magnitude have exactly opposite direction। अगर हम लोग दो वेक्टर के लिए दो सदिश को लेते हैं, उनका जो परिमाण है वो आपस में बराबर है, लेकिन जो उनकी दिशा है वो एक दूसरे के क्या है? विपरीत है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? असमान सदिश कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल अगर मान लेते हैं ए वेक्टर आपका है जो कि आपका इस प्रकार से दिया गया है, और मान लेते हैं कि बी वेक्टर है जो कि कुछ इस प्रकार से दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि जितना लेंथ इसका है, जितना लेंथ आपका ए वेक्टर का है उतना ही लेंथ बी वेक्टर का है, लेकिन जो इनका हेड पोजीशन है जस्ट अपोजिट है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। तो ये दोनों क्या कहलाएंगे? आपस में असमान सदिश कहलाएंगे। ठीक है, अब वहीं पे ये दोनों का देखिएगा, यहाँ पे आप लोग को यहाँ पे देखना है कि मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए, बस आपका डायरेक्शन जो रहना चाहिए वो अपोजिट रहेगा। तो इनको हम लोग कहेंगे अपोजिट वेक्टर या असमान सदिश कहेंगे। ठीक है, अगर इसका मैं एग्जांपल लूं तो आप मान लीजिए फोर्स F1 ले लेते हैं। जैसे हमने पिछले में एग्जांपल दिया था 10 न्यूटन ईस्ट का, और हमने F2 वेक्टर क्या लिया था? F2 वेक्टर 10 न्यूटन वेस्ट पोजीशन का लिया था। ठीक है, तो 10 न्यूटन ईस्ट और 10 न्यूटन वेस्ट ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे? हमने उसमें क्या कहा था कि ये F1 और F2 आपस में क्या होंगे? बराबर नहीं होंगे, इक्वल वेक्टर नहीं होंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? क्यों बराबर नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे परिमाण तो सेम है, और जो आपका यूनिट है, मात्रक है, वो भी बराबर है, लेकिन जो आपका डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट है। और इसलिए इन दोनों फोर्सेस आपके आपस में क्या कहलाएंगी? अपोजिट वेक्टर कहलाएंगी या असमान सदिश कहलाएंगे। ठीक है, हाँ नेहा गुड मॉर्निंग। तो और आई होप कि आपको अपोजिट वेक्टर के बारे में अब यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि अपोजिट वेक्टर आपका क्या होता है। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा जो टाइप्स है इसका, कोलिनियर वेक्टर। इसको हम लोग क्या कहते हैं? समरेख सदिश कहते हैं। समरेख सदिश हिंदी में क्या कहते हैं? समरेख सदिश कहते हैं। तो जैसा कि इसके नाम से, इसके हिंदी नाम से क्लियर होगा कि वेक्टर दैट इन द सेम लाइन आर कॉल्ड द कोलिनियर वेक्टर। ऐसे वेक्टर जो कि केवल एक लाइन में रिप्रेजेंट किए जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं? कोलिनियर वेक्टर कहते हैं या समरेख सदिश कहते हैं। तो मान लेते हैं कि हमने ए वेक्टर इस प्रकार से ले लिया और ये आपका बी वेक्टर है, इस प्रकार से हमने दो वेक्टर मान लिया। अगर इनको समरेख सदिश बनाना है तो हम लोग कैसे बनाएंगे? ये आपका ए वेक्टर हो गया, ये आपका बी वेक्टर। अब यहाँ पे आप लोग देखेंगे कि ये दोनों वेक्टर क्या है? एक ही लाइन पे दिखाए गए हैं, तो इसलिए इनको हम लोग क्या कहेंगे? कोलिनियर वेक्टर कहेंगे या समरेख सदिश कहेंगे। ठीक है, तो यहां तक आई होप कि सभी जितने टाइप्स अभी तक आपको बताए गए हो वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलिनियर वेक्टर हो गया। चौथा आपका टाइप्स इसका क्या है? कोप्लेनर वेक्टर। मतलब इसको क्या कहते हैं? समतलीय सदिश कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं? समतलीय सदिश। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है? वेक्टर दैट आर लाइंग इन द सेम प्लेन।
ऐसे वेक्टर्स जो कि एक सेम प्लेन में लाई करते हैं उनको हम लोग क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर। तो यहाँ पे आप देखेंगे, मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक प्लेन है और इसमें कई सारे वेक्टर दिए गए हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर। तो ये आपके क्या कहलाएंगे, ये कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये एक प्लेन है, क्योंकि ये सारे वेक्टर आपके एक प्लेन में प्रेजेंट है, एक समतल में प्रेजेंट है, इसलिए इनको क्या कहेंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, फिफ्थ टाइप है इसका, फिफ्थ टाइप है पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर को क्या कहते हैं, समांतर सदिश कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर सदिश। अब देखिए, अगर वेक्टर दैट हैव द सेम डायरेक्शन मेक्स 0 डिग्री एंगल टू द अनदर वेक्टर, ऐसे वेक्टर जो कि दूसरे वेक्टर के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाता है और सेम डायरेक्शन में होता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो मान लेते हैं ये आपका ए वेक्टर है और ये आपका बी वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, और जब इनको हम लोग क्या करेंगे, अब इनको जब 0 डिग्री एंगल बनाएंगे, कैसे 0 डिग्री एंगल बनाएंगे, ये आपका मान लीजिए कि ए वेक्टर भी यहाँ इसी लाइन पे प्रेजेंट है और बी वेक्टर भी इसी लाइन पे रिप्रेजेंट किया गया है और दोनों की डायरेक्शन यही है, तो ये जो एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा जो है वो 0 डिग्री के बराबर है, मतलब यहाँ पे ये आपका जो वेक्टर कहलाएगा, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या कहलाएंगे, पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पैरेलल वेक्टर को बता सकते हैं कि ये आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है और इनके बीच का जो एंगल है वो 0 डिग्री का है, तो इस प्रकार से हम लोग पैरेलल वेक्टर को बता सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जो आपका सिक्स्थ टाइप है वो आपका क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर क्या होता है, असमांतर सदिश। तो जिनमें क्या हो कि अगर ए वेक्टर इस प्रकार से ले लेते हैं, बी वेक्टर आपका इस प्रकार से ले लेते हैं, तो अगर इनको एंटी पैरेलल दिखाना है तो इनका डायरेक्शन जो होना चाहिए वो जस्ट अपोजिट होना चाहिए और इनके बीच का जो एंगल होना चाहिए, थीटा जो होना चाहिए 180 डिग्री का होना चाहिए, 180 डिग्री का होना चाहिए, तभी ये क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो एंटी पैरेलल वेक्टर का डायरेक्शन मान लीजिए ए वेक्टर आप इस प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं और बी वेक्टर आप इस प्रकार से ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, एंटी पैरेलल हो जाएंगे और इनके बीच का जो एंगल है 180 डिग्री है, तो यहां से आप लोग एंटी पैरेलल वेक्टर समझ सकते हैं, ठीक है। हाँ कृष्णा, आप क्वेश्चन करिए, कोई दिक्कत आपको, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया एंटी पैरेलल वेक्टर। अब आते हैं 7 टाइप्स के बारे में, को इनिशियल वेक्टर के बारे में समझते हैं। को इनिशियल, इसके नाम से ही पता चल रहा है, और हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, समप्रारंभिक सदिश। तो समप्रारंभिक सदिश क्या होता है, जिनका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, सेम होता है। ऐसे वेक्टर जिनका इनिशियल जो स्टार्ट होता है, स्टार्ट पॉइंट जो होता है वो सेम होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, को इनिशियल वेक्टर कहते हैं। तो जैसे अगर मान लेते हैं ये हमारा इनिशियल पॉइंट है और यहां से मान लीजिए ये आपका ए वेक्टर है, ये आपका बी वेक्टर है, ये आपका सी वेक्टर है और ये आपका डी वेक्टर है, ठीक है। तो ये चारों आपके क्या कहलाएंगे, को इनिशियल वेक्टर कहलाएंगे, क्योंकि इनका जो इनिशियल जो जहां से ये स्टार्ट हो रहे हैं वो आपका एक सेम पॉइंट पे है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है इन सभी वेक्टर का वो आपका एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट किया गया है, इसलिए इसको हम लोग कहते हैं को इनिशियल वेक्टर कहते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये वाला भी टाइप्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 8th टाइप है नल वेक्टर। नल वेक्टर को और एक नाम से जानते हैं, जीरो वेक्टर भी कहते हैं, इसको जीरो वेक्टर कहते हैं, और इसको हम लोग हिंदी में कह सकते हैं शून्य सदिश, शून्य सदिश, ठीक है, शून्य सदिश। अब देखिए नल वेक्टर के बारे में बात करते हैं कि ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड हो वो आपका 0 हो, लेकिन वहां पे आपका
जो आपका इनिशियल, जो उस वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है वो आपस में कोइंसाइड कर जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपका क्या कहलाएगा, शून्य सदिश कहलाएगा। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग को इस वेक्टर को बताना है, हम लोग वेक्टर को रिप्रेजेंट इस प्रकार से करते हैं। तो जो इनिशियल पॉइंट है, सॉरी, जो आपका इसका इनिशियल पॉइंट है और ये आपका इसका जो फाइनल हेड वाला पोजीशन है, ये आपस में कोइंसाइड कर जाएंगे, मतलब ये इस प्रकार से रिप्रेजेंट किए जाएं तो ये आपका क्या कहलाएगा, एक शून्य सदिश कहलाएगा। ठीक है, मतलब एक पॉइंट से रिप्रेजेंट किया जाता है, इनको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा, एक शून्य सदिश कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल पॉइंट नहीं है, फाइनल पॉइंट, और यहाँ पे जो लाइन होती है वो मैग्नीट्यूड को बताती है, तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड इसका कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे इसको जीरो वेक्टर इस प्रकार से दिखाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका शून्य सदिश होता है वो क्या होता है। ठीक है, मतलब हम लोग वेक्टर्स में अगर हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, वहां पे अगर जीरो आ रहा है तो उसको हम लोग जीरो नहीं समझेंगे, उसको हम लोग जीरो वेक्टर मानेंगे। ठीक है, जीरो वेक्टर मानेंगे, मतलब वहां पे इनिशियल और फाइनल पॉइंट उस वेक्टर का क्या कर रहा है, कोइंसाइड्स कर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो बच्चों आप लोग देखिएगा, आपके यूपी कॉलेज के क्लासेस आपके कब से स्टार्ट होंगे, तो आप लोग इसको अभिमान सर से डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टाइप के बारे में। नल वेक्टर हो गया आपका। नाइन्थ टाइप है इसका को टर्मिनस वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका फाइनल पॉइंट क्या हो, एक पॉइंट पे रिप्रेजेंट किया गया हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, को टर्मिनस वेक्टर। वेक्टर हुज टर्मिनल पॉइंट विल गेट टुगेदर एट सेम पॉइंट। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका कोई वेक्टर है, ये इसका जो टर्मिनस पॉइंट है वो सभी के लिए सेम है, मतलब इसका हेड पोजीशन क्या है, इसी पॉइंट पे रिप्रेजेंट किया गया है, तो ये आपका क्या कहलाएगा, को टर्मिनस वेक्टर। ठीक है, तो ये हो गई एकदम बेसिक सी बातें हो रही हैं, जितने भी टॉपिक अभी आज के थे वो आपने पढ़ा जरूर होगा। ठीक है, लास्ट जो है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा, ये वाला वेक्टर, ये आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और हर जगह यूज होगा इस वेक्टर का। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, एकांक सदिश कहते हैं। क्या कहते हैं, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या होता है, एकांक सदिश अ वेक्टर इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर व्हेन वेक्टर हैज मैग्नीट्यूड यूनिटी, जिसका परिमाण क्या हो, केवल एक हो, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैप, और जिसको कैप से रिप्रेजेंट किया जाए उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, हमेशा आपको एग्जामिनेशन में, अगर आज के जितने टॉपिक मैं बताया हूं, अगर उनमें से क्वेश्चन की बात करें जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, तो ये आपका जरूर, ये वाला वेक्टर जो है आपका जरूर आ सकता है आपके एग्जामिनेशन में। कौन सा, यूनिट वेक्टर या एकांक सदिश। तो इसके बारे में मैं बात कर रहा था, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, परिमाण जो होगा, मैग्नीट्यूड जो होगा वो केवल 1 होगा। इसको अगर रिप्रेजेंट करना है तो जैसे ए वेक्टर ले लेता हूं, तो अगर हमको यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है, ए वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर के फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे, ए कैप के रूप में लिखेंगे, इसके ऊपर एक टोपी सा टाइप का बना लेंगे, तो ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, यूनिट वेक्टर कहलाएगा। इस वेक्टर का, इस ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर जो होगा ए कैप कहलाएगा। और ये जो वेक्टर होता है, इट इज यूज्ड ओनली फॉर शोइंग द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ये वेक्टर किस लिए यूज होता है आपके फिजिक्स में, ये वेक्टर हमेशा इसलिए यूज होता है कि उस वेक्टर को, डायरेक्शन को डिफाइन करता है, जो कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ पे बताया है कि दिस वेक्टर यूज्ड ओनली टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन टू अ वेक्टर, किसी वेक्टर के डायरेक्शन को ही बताता है। और इसका जो फॉर्मूला होता है, ए कैप का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अगर ए कैप अगर हमको निकालना है तो हमको क्या चाहिए,
ए वेक्टर की वैल्यू चाहिए और इसका अपॉन कर देंगे मॉड ऑफ ए वेक्टर। मतलब अगर हम लोग ए वेक्टर की वैल्यू को किससे डिवाइड कर दे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, उसका यूनिट वेक्टर निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर के बारे में। ठीक है, यही सारे टाइप्स थे जो कि वेक्टर के टाइप्स जिनको हमको पढ़ना था। ठीक है, तो ये आज की क्लास यहाँ पे आपकी एंड होती है। सारे टॉपिक मैंने अच्छे से आपको एकदम बेसिक लेवल से बाइलिंगुअली आपको हर चीज बताई है। और जितने भी बच्चे आपको आज क्लासेस आपने पढ़ा होगा, आपको कैसा लगा क्लास आप लोग जरूर बताइएगा। ठीक है, तो सभी आपका बीएससी बायोलॉजी जितने भी क्लासेस रहेंगे अभी आपके कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सारे टाइप्स हो गए और आपके स्केलर और वेक्टर के बारे में हो गया, सारे बेसिक चीजें कंप्लीट हो गई। ठीक है, तो पहले आप लोग सभी लोग यहाँ पे बताइएगा आज की क्लास आपको कैसे लगी। और हाँ, लास्ट में एप्लीकेशन पे क्लासेस, हाँ एप्लीकेशन के लिए मैं आपको यहाँ पे बता दूं लास्ट में कि जो बच्चे यहाँ पे हमको ये वाला लेक्चर YouTube पे देख रहे हैं, क्योंकि आपका जो ये क्लासेस हैं, ये कुछ क्लासेस डेमो के रूप में आपके इस YouTube पे दिखाई जा रही हैं, मतलब दी जा रही हैं। और जो आपका पूरा बैच होगा, पूरा जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, वो आपको एप्लीकेशन पे पढ़ाया जाएगा। हमारा जो फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर की क्लासेस हैं वो आपके एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे बीएससी मैथ, बीएससी बायोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीकॉम की क्लासेस आपकी स्टार्ट हो चुकी हैं नवोदय बैच के अंदर। और सारे क्लासेस में आपको क्या मिलेगा, ऑनलाइन इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, ऑनलाइन क्लासेस होंगी और लाइव डाउट क्लास होगा। अगर कई बच्चों का सेम डाउट रहता है उसके लिए लाइव क्लासेस भी चलती हैं। और साथ में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी करवाए जाएंगे। अगर आप मान लीजिए डीडीयू यूनिवर्सिटी से हैं, आपका डीडीयू कॉलेज से हैं और आप चाहे यूपी कॉलेज से हैं, चाहे एमजी के यूपी से हैं, तो सभी कॉलेज के अलग अलग यूनिवर्सिटी के इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाते हैं। अगर आपका एक यूनिट एंड होता है, उसमें जो क्वेश्चन आपके उस यूनिट से आ सकते हैं उसको करवाया जाता है। और साथ में 1-to-1 मेंटरशिप आपको दी जाती है। और इस कोर्स का ड्यूरेशन हम लोग 3 मंथ में आपके सिलेबस को कंप्लीट कर देंगे। और कोर्स की वैलिडिटी जो रहेगी वो 1 ईयर तक रहेगी। और हमारा एप्लीकेशन आपको डीएनएस, आपका डीएनएस एजुकेयर, ये आपको कहाँ पे मिलेगा, प्ले स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगा। प्ले स्टोर पे आप लोग सर्च करिएगा डीएनएस एजुकेयर ऐप। और अगर आपको ये सारे कोर्सेज आपको खरीदने हैं तो केवल आपको वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा 1250 का। अगर मैं बात करूं खासकर बीएससी मैथमेटिक्स की, तो आपके मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स और स्टैट्स चारों की क्लासेस केवल वन टाइम पेमेंट करना पड़ेगा 1250 रुपीज की। तो वहां पे आपके सारी चीजें, मतलब वहां पे आपको सारे क्लासेस मिलने लगेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ अगर और ज्यादा आपको जानकारी चाहिए या कोई डाउट हो इससे रिलेटेड, आपको एप्लीकेशन मिल नहीं रहा है, तो वो सारे डाउट आप लोग इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो यही था आज के लेक्चर्स में। ठीक है, तो सभी को अच्छा लगा, आई होप कि ठीक है। अब मिलते हैं तो कल के क्लासेस में, कल फिर आपका लाइव सेशन रहेगा और वहां पे हम लोग इसके आगे के टॉपिक्स जो आपके होंगे उसको हम लोग कवर करेंगे।